हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इकोसिस्टम के व्यू से। इस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इस कंसेप्ट के बारे में, इससे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो। हमने देखा था इकोसिस्टम के फंक्शन में 4 कंपोनेंट हैं। प्रोडक्टिविटी देखा था जो कि डिस्कस हो चुका है, डिकम्पोजिशन देखा था जो डिस्कस हो चुका है। थर्ड क्या देखा हमारा, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे आपको नाम से समझ में भी आ रहा है कि एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करेगी बेटा, जो सोर्स है वहाँ से। उसके बाद में कहाँ आएगी, अर्थ के ऊपर आएगी। अर्थ के जो ऑर्गेनिज्म उनके पास, और फिर आगे ऑर्गेनिज्म की चेन के फॉर्म में ये फ्लो करेगी। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो। अब हम चलते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। दो ही तरह के इकोसिस्टम है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो अर्थ के ऊपर 2 तरह के इकोसिस्टम है, लेकिन ये सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके लिए। जैसे कि इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जैसे कि डीप सी के अंदर अगर देखोगे तो वहाँ तक तो लाइट जाती नहीं है, इसलिए सन उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो ये डायरेक्टली सन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो सकता है। अब देखो जितनी इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस आ रही हैं बेटा, 100% जितनी भी आ रही हैं, क्या वो सारी काम की है, क्या वो सारी यूज़फुल है, क्या सबका एनर्जी फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे उसमें से लेस देन 50% ही क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस या विजिबल रेंज की लाइट होती हैं, जो हमारे प्लांट्स के काम आती हैं। तो उन रेडिएशंस को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसके लिए शॉर्ट हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के लिए ISR क्या यूज़ करते हैं, ISR। तो ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के लिए शॉर्ट फॉर्म है। और PAR क्या है, पार क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपको यही पता होना चाहिए, जो कि टोटल इंसिडेंट का कितना है, लेस देन 50% ही होता है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए 50% से भी कम एनर्जी चाहिए, जबकि जो बाकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर में गैसेस के द्वारा, वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट कौन कर देगा, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बेटा, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो क्लाउड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। या फिर स्कैटर्ड बाई डस्ट पार्टिकल के द्वारा स्कैटर कर दी जाती है। जो डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंड है बेटा, वो स्कैटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो मोर देन 50% इंसिडेंट सोलर लाइट है वो एब्जॉर्ब हो सकती है बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पहुँचे या प्लांट्स के पास पहुँचे, या रिफ्लेक्ट हो सकती है ऊपर ही एटमॉस्फेयर के अंदर और स्कैटर हो सकती है। तो यहाँ पे मोर देन 50% लाइट तो काम आती नहीं, लेस देन 50% पे ही प्लांट का काम चलता है। इसमें से बेटा अराउंड 45 to 49% तो जो है वो लॉस हो जाती है, उसको यूज़ नहीं कर पाते प्लांट। कितना कैप्चर कर पाते हैं, कैप्चर बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 1 to 5% ऑफ ISR या 2 to 10% ऑफ पार ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं। तो 1 to 5% ऑफ ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन या 2 to 10% ऑफ PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है यहाँ पे कैप्चर करके प्लांट यूज़ कर पाते हैं। बाकी आप देख रहे हो ISR का 45 to 49% कैसा हो गया बेटा, लॉस हो गया है। तो यहाँ पे यूज़ कितना हो पाया, मैक्सिमम 1 to 5%। हो सकता है 1% यूज़ कर रहा हूँ कोई प्लांट के स्पीसीज, या 2%। तो ओवरऑल जो है ये वेरी कर सकते हैं, रेंज दिया है इसलिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो बायोमास बन जाएगा प्लांट्स के द्वारा लाइट को कैप्चर करने पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है GPP क्या होता है प्रोडक्टिविटी में। अब इसमें से पता है आपको रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं, जो कि 0.2 to 1% ISR का लॉस होगा और 0.4 से 2% पार का होगा। तो यही आपको माइनस कर देना, तो यहाँ पे NPP मिल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। तो GPP में से रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कितना आएगी 0.824% ऑफ ISR या फिर 1.6 to 8% ऑफ पार यहाँ पे क्या होती है, NPP में कन्वर्ट होती है। या जिसे हम क्या कहते हैं, अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर कौन सा होता है बेटा, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि ISR कितना है 0.8 से जो 4%, और यहाँ पे कितना है बेटा 1.6 से 8% ऑफ पार जो है ये हमारा NPP बनता है। तो बहुत कम परसेंटेज पे हम एनर्जी लाइट का यूज़ करते हुए प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो
सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन था, लेकिन कन्वर्ट होकर प्लांट्स की फॉर्म में आ गया और बाकी एनिमल सब प्लांट पे डिपेंड है, इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड है हम भी, क्योंकि हमारे फूड प्लांट्स हैं और प्लांट्स के जो है एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। तो हम भी उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड है एक तरीके से, और प्लांट्स की तरह हमारा भी सोर्स क्या है, सन। अब देखो सोलर रेडिएशंस जो हैं ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचेंगे, प्रोड्यूसर कैप्चर कर लेंगे, इसके तरफ रेफरेंस करेंगे और इनको खाएंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर को खाया तो एनर्जी चलेगी हर्बीवोर्स में, और हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स। तो एनर्जी किसके पास चलेगी बेटा, कार्निवोर्स के पास एनर्जी चलेगी। तो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो ये हर्बीवोर इसको एनर्जी नहीं दे सकता है, कार्निवोर हर्बीवोर को नहीं दे सकता है, प्रोड्यूसर सोलर रेडिएशन को वापस नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए कैसा फ्लो है बेटा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, सोलर रेडिएशन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है सन से और आगे फूड की चेन के अंदर। तो एनर्जी फ्लो इसी को कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी। और फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। एनर्जी फ्लो जो है दो लॉज को फॉलो करता है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आपने जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ लिए होंगे, वही सेम लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, स्टेट्स दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ क्या हो सकती है, बट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे कि सन की एनर्जी को प्लांट्स ने, इन प्रोड्यूसर ने किस फॉर्म में फिक्स कर लिया बेटा, केमिकल कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में बॉन्ड्स बना करके स्टोर कर लिया है। तो सिर्फ क्या हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो सन की एनर्जी थी वो प्रोड्यूसर के पास आ गई बेटा फूड की फॉर्म में। ये फर्स्ट लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और इनकी एनर्जी इनके पास जाएगी तो फिर से फर्स्ट लॉ लग जाएगा, इनकी एनर्जी इनके पास जाएगी फिर से फर्स्ट लॉ लग जाएगा। लेकिन साथ में क्या एप्लीकेबल होगा, सेकंड लॉ भी, जो कि क्या कहता है, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स अनलेस, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स अनलेस it is accompanied by degradation or dissipation of energy from concentrated to dispersed form। ये सिंपली कह रहा है कि सन की एनर्जी बहुत सारी आ रही है, लेकिन जीपीपी में कितना कन्वर्ट हुई, 1 to 5%। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी एनर्जी क्या होगी बेटा, लॉस होगी। कितनी, 45 से 49% आईएसआर का लॉस होगी यहाँ पे। इसी को क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ। तो बहुत सारी यहाँ पे हीट या दूसरी फॉर्म में लॉस हो जाएगी, और प्रोड्यूसर से जब हर्बीवोर के पास जाएगी तो यहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी बेटा हीट की फॉर्म में। तो कह रहा है कि नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स अनलेस इट इज अकम्पेनिड बाय और डिग्रेडेशन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंसनट्रेटेड टू डिस्पर्स्ड फॉर्म। कंसनट्रेटेड टू, जो एक जगह ज़्यादा एनर्जी थी बेटा, अब वो जो है हीट की फॉर्म में लॉस होगी, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगी, और धीरे धीरे कंसनट्रेटेड से इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, डिस्पर्स फॉर्म में चली जाएगी। क्योंकि डिस्पर्स का मतलब क्या है बेटा, कंसनट्रेटेड का मतलब ये है, सिंपल सा देखो, जब पार्टिकल्स पास पास होंगे ना तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं, लेकिन इसमें से क्या किया, कुछ पार्टिकल्स गायब हो जाएं तो ये कैसी एनर्जी हो जाएगी, डिस्पर्स एनर्जी। ऐसा लगेगा दूर दूर है पार्टिकल, जब डिस्टेंस कम हो पार्टिकल के बीच की तो क्या है, कंसनट्रेटेड। जब पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाए तो कैसे बन जाएगी बेटा, डिस्पर्स्ड फॉर्म। ये समझ में आ गया आपको। एंट्रोपी बढ़ेगी एक तरीके से, क्या बढ़ेगी, केमिस्ट्री में बोलो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है बेटा तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होता है, तो एनर्जी लॉसेस बढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, जब भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा या वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी एनर्जी, तो इट ऑलवेज फॉलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हैं बेटा। इसलिए कहते हैं कि बायोलॉजी कैसे लिंक है फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो ये लिंक देखो यहाँ पे आपको लॉज तीनों में अप्लाई हो रहे हैं। तो ये तीनों में अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों क्या हैं, सेम है बेटा। तीनों एक ही साइंस का पार्ट हैं, एक ही ऑर्गन है, क्योंकि ये तीनों में अप्लाई हो गया। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली कि तीनों एक ही हैं, तीनों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता है। तो हमने यहाँ पे एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा बेटा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की फूड चेन भी पढ़ेंगे, जो कि इसी का पार्ट है, एनर्जी फ्लो का पार्ट होने वाला है फूड चेन। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें डिस्कस की हैं वो सब आपको याद हो गई होंगी, सब बातें समझ में आ चुकी होंगी। जितनी बातें हमारी डिस्कस हुई हैं तो ये वैल्यू सारी एज इट इज़ याद करनी है आपको। बार बार लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब याद हो जाएगा आपको। ये वाला सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये वाली कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि आपके वाई में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताओ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो आप ये एग्जाम्पल दे देना और बता देना कि यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, तो यहाँ पर इसलिए फर्स्ट लॉ भी एप्लीकेबल है और सेकेंड लॉ भी एप्लीकेबल है।
तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।